हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। पीछे फंड फ्लो स्टेटमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स थी आई थिंक सो कि सभी बच्चों की क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि 4-5 प्रॉब्लम बच्चों ने मेरे पास भेजी थी। उससे अलग 2-3 प्रॉब्लम और बच्चों ने भेजी थी इंडिविजुअली मुझे, मीन सभी की वो क्लियर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं और ये लास्ट चैप्टर है आपका इसका सेमेस्टर का भी और इस बुक का भी। वैसे भी आपके एग्ज़ाम्स जो हैं लास्ट ऑफ जुलाई में या अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, इसी हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर रखें। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट दोनों सेम होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप सभी फंड्स का, सभी तरह का अगर आप कोई एसेट बेच रहे हैं तो असेट्स आई, तो असेट्स के आने को भी आप कंसीडर करते हैं। अगर आप उस असेट्स को बेचने पे प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम वहाँ पर जो प्रॉफिट आता है उसको भी कंसीडर करते हैं। वहाँ पर अगर सेल करने पर कोई संपत्ति चली गई तो उसको भी कंसीडर करना है, उसके बदले में कैश आया है तो उसको भी कंसीडर करना है। लेकिन यहाँ पर हम सभी चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ हम कैश को ही कंसीडर करेंगे। सिर्फ कैश के चेंजेस को, कैश का जो फ्लो है, चाहे वो इनफ्लो है चाहे वो आउटफ्लो है, कैश आना और जाना, इन्हीं सिर्फ दो चीज़ों को आपने यहाँ पर बेसिकली कंसीडर करना है। ठीक है, तो कहता है बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के। वो कहता है सबसे पहले तो आपकी कैश की जो एक्चुअल पोजीशन होती है उसको आप जांच पाते हैं कि एक साल के अंदर जो आपकी कैश की एक्चुअल पोजीशन है वो क्या है। उसके बाद दूसरा वो कहता है जो शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग वगैरह होती है आपको करनी होती है, आप उसके बारे में अच्छी तरह से कर सकते हैं। इवेलुएट कर पाते हैं लिक्विडिटी, जो आपकी फर्म की लिक्विडिटी है, आपकी कैश रिक्विजिशंस कम हुई, ज़्यादा हुई, फ्यूचर में कम होंगी, ज़्यादा होंगी, उन चीज़ों को भी आप इजीली कंसीडर कर पाते हैं। कैश फ्लो जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर आप एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ पर कितना खर्चा होता है, कितना नहीं होता है, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर एनालाइज करते हैं। कंपैरिजन करते हैं जो आपकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होती है उनका भी। उसके अलावा हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर कैश फ्लो, जो आपका फ्यूचर का कैश फ्लो होता है उसका भी आप एस्टिमेशन कर पाते हैं इससे। उसके अलावा आपका हेल्पफुल इंफॉर्मेशंस ऑफ द पॉलिसी, जो आपकी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं वो भी कैश और फंड्स वगैरह को देखकर बनाई जाती हैं, उसका भी आप प्रॉपर एस्टिमेशन कर पाते हैं। उसके अलावा जो आपका यूज़फुल ऑफ एक्सटर्नल, जो आपके एनालिस्ट होते हैं, जो आपका एनालिसिस होता है एक्सटर्नल, जो जितना भी आपको बैंकर्स या इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास इन्वेस्ट करते हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड भी जितनी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कैश फ्लो से पता चल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। लिमिटेशंस में वो कहता है प्रॉब्लम ऑफ ट्रू लिक्विडिटी पोजीशन पता नहीं कर पाते, क्योंकि जो इनफ्लो आउटफ्लो है कैश का वो डिस्क्लोज नहीं हो पाता प्रॉपर स्टेटमेंट से, वो प्रेजेंट नहीं कर पाते ट्रू लिक्विडिटी पोजीशन जो होती है। नोट सब्सिट्यूट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट्स होती है उसका भी आपको सब्सिट्यूट नहीं मिल पाता है। नोट रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूचर फंड फ्लो, जो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट एज कैन नॉट बी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेज इन टोटली, जो आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसका भी आपका प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाता है। उसके बाद डिफरेंस क्या है कैश फ्लो और फंड फ्लो के अंदर। सबसे पहले तो कंसेप्ट है, दूसरा वो कहता है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो आपका फंड फ्लो और कैश फ्लो। बेसिक अकाउंटिंग में क्या है, कैश फ्लो जो है वो कैश बेसिस अकाउंटिंग है, फंड फ्लो जो है वो एक्रूअल बेसिंग है। एक्रूअल में जो हुआ है, चाहे वो आपका किसी असेट से रिलेटेड है चाहे वो आपकी किसी लाइबिलिटी से रिलेटेड है, उन सभी को कंसीडर किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है वो आपका एक सेपरेट जो स्टेटमेंट होती है वो प्रिपेयर की जाती है फंड फ्लो में, बट जो आपका कैश फ्लो होता है उसके अंदर इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आपकी नहीं की जाती है, इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपकी नहीं बनाई जाती। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉजेज़, जो आपके फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है डिपिक्ट करता है जो आपके कॉजेज़ ऑफ चेंज इन द बैलेंस, जो भी आपके कैश में होते हैं, जो कैश से रिलेटेड थिंग्स होती हैं उनके जो कॉजेज़ होते हैं उसको आप डिपिक्ट कर पाते हैं, लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
कैश बैलेंस जो है आपको जो ओपनिंग कैश बैलेंस है और जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो गिवन पीरियड का आपके पास नेट इंक्रीज डिक्रीज जो कैश में होती है वही आपका फंड फ्लो का कैश बैलेंस एज शोन किया जाता है दोनों साइड से। लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म्स प्लानिंग होती हैं वो भी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट से ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाती हैं। वो कहता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती है वो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, मोर यूज़फुल है शॉर्ट टर्म्स कैश प्लानिंग के लिए, और जो फंड फ्लो होता है वो आपका होता है मिडिल टर्म लॉन्ग टर्म फंड प्लानिंग के लिए। फोकस है वो कहता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो समराइज है एंड इफेक्ट है ऑपरेटिंग ऑफ द इन्वेस्टिंग और द फाइनेंसिंग ऑफ एक्चुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फोकस करती है चेंजेस पर। प्रैक्टिकल यूटिलिटी जो होती है वो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया FASB अमेरिकन या SEBI जो है एक्सेप्ट करती है कैश फ्लो इन मोर यूज़फुल टर्म्स में। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वो कहता है जो कैश फ्लो का होता है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, कंपल्सरीली होता है, प्रिपेयर किया जाता है जो आपका AS3 या whereas no such परफॉर्मा इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट वगैरह तैयार की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन में क्या आएगा आपका, वो कहता है डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश बजट में क्या डिफरेंस है। तो कहता है जो पास से रिलेटेड होता है और जो आपकी कैश बजट होता है वो आपका पास से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आप एक हिस्टोरिकल चेंजेस वगैरह तैयार करते हैं, और जो कैश बजट होता है वो फ्यूचर एस्टिमेशन होता है। एक्चुअल और एस्टिमेटेड होता है, मीन वो कहता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक्चुअल होती है और जो आपकी एस्टिमेटेड होती है जो आपकी मतलब ये लगा लो कि जो आपका कैश बजट होता है वो सिर्फ एक एस्टिमेटेड फिगर होती है। डिफरेंस ऑफ पीरियड, मीन इनमें पीरियड का भी डिफरेंस होता है। वो कहते हैं एनुअल बेसिस पर आपका कैश बजट तैयार किया जाता है, और जो होल अकाउंटिंग पीरियड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कभी भी तैयार की जा सकती है। स्कोप और यूटिलिटी अगर हम देखें तो जो कैश बजट होता है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है इंटरनल पर्पस से, बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो इंटरनल मैनेजमेंट एज वेल एज टू जो अगर देखा जाए तो जो एक्सटर्नल एनालिस्ट होते हैं उन दोनों के लिए ही बेटर होता है, चाहे वो आपके शेयर होल्डर हैं, डिवेंचर्स होल्डर्स हैं, या जो आपके मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिटर्स हैं, लोन प्रोवाइडर्स, बैंकर्स वगैरह हैं। तो कहता है बेसिस ऑफ प्रिपरेशंस क्या हैं, वो कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस को पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, जबकि कैश बजट्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स या जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं या जो आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस सीजन फैक्टर्स होते हैं। अवेलेबिलिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं, वो कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन की जाती है, सोर्स ऑफ कैश वोज टू बी रिसीव किया जाता है, जो आपकी इंफॉर्मेशंस वगैरह हैं एक पीरियडिकल टाइम की यूटिलाइज़ की जाती हैं और रिक्वायरमेंट वगैरह जो हैं वो पता चल जाती हैं। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर 3 में क्या फ़र्क है। वो कहते हैं जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको कि ICAI बोला जाता है 1981 में जब स्टार्ट हुआ तो उसने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे, स्टैंडर्ड 3 चाहे चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशंस है या रिवाइज इन द मार्च जो 99 है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी एक चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन बताया गया है। उसके बेसिस वो कहता है जो एंटरप्रेन्योर होता है इक्विटी और डेटर्स जो आपके सिक्योरिटीज़ लिस्टेड या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होती हैं उनके अंदर जो प्रोसेसेस ऑफ इक्विटी और डिवेंचर सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वो लिस्ट की जाती हैं। वो कहते हैं ऑल जितने भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या बिजनेस रिपोर्टिंग्स एंटरप्राइजेज होती हैं जो कि टर्न टू अकाउंटिंग पीरियड होती हैं 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाती हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नोट करना कि लिस्टेड एंटरप्राइजेज जो हैं वो प्रिपेयर की जाती है स्टेटमेंट जो कि ओनली अंडर द इनडायरेक्ट मेथड वाइल अदर एंटरप्राइजेज कैन बी यूज़ आइदर द डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। उसके बाद वो कहते हैं सम अदर क्लैरिफिकेशंस इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। वे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश से रिलेटेड है और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश इक्विवेलेंट और कैश जो होता है उसके इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक करती है। इंटरेस्ट और डिविडेंड्स वगैरह जो हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिसीव जो पेमेंट्स शुड बी डिस्क्लोज कर दी जाती हैं, बता दी जाती हैं। टैक्स ऑन इनकम जो होता है वो भी आपका कैश जितना भी राइज होता है वो टैक्सेबल ऑफ द इनकम होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जितनी भी होती हैं चाहे वो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं अप्रोप्रिएट फॉर द सेपरेट डिस्क्लोजिंग वगैरह हैं या विनिंग ऑफ द लॉ सूट वगैरह हैं या क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उन सभी को इसमें कंसीडर किया जाता है।
नॉन कैश ट्रांजेक्शन जितने भी हैं, जैसे कि आपके बोनस शेयर्स वगैरह आपने इशू किया या आपने डिवेंचर्स को इक्विटी में कर दिया, और एक और हो सकता है जैसे कि आपकी कोई असेट्स है उसको आपने एक्वायर किया है, परचेज बिजनेस को जो है शेयर और डिवेंचर में परचेज़ कर लिया है, उस केस में भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फॉरेन करेंसी, अगर कैश किसी भी तरह से ट्रांसफ़र होता है फॉरेन करेंसी से, तो उसको भी एंटरप्राइज़ में रिकॉर्ड किया जाता है और उस करेंसी को एक्सचेंज कर दिया जाता है, और उस डेट पर जिस डेट पर वो कैश हमें रिसीव हुआ है। जो अनरियलाइज्ड गेन या लॉस राइज होता है उस चेंज की वजह से फॉरेन एक्सचेंज से उसको अपनी करेंसी में चेंज करवाने में, उसको भी यहाँ पर एक कंसीडर किया जाता है। और इसके अंदर आपके कैश का बिगनिंग और ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग और जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है उसको भी आपने यहाँ पर कंसीडर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परचेज़ ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑन द हायर परचेज़, जो बेसिस होता है वो भी एक सिस्टम है। जैसे कि आपने परचेज़ किया हायर बेसिस पर, तो इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट्स होती है वो चाहे वो इंटरेस्ट है चाहे लोन है, वो आपकी आप इस कैश फ्लो के अंदर कंसीडर करते हैं। वो कहता है इन सच अ केसेस, जैसे कि आपकी इंटरेस्ट जो एलिमेंट्स होते हैं क्लैरिफाई किया जाता है अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटी, चाहे लोन जो है एलिमेंट किया जाता है क्लैरिफाइड्स अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के। फिर उसके बाद है प्रिपरेशंस ऑफ द कैश स्टेटमेंट्स। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू एज A3 जितना भी रिवाइज़ किया जाता है उसमें कि वेल डिफाइंड फॉर्मेट्स वगैरह हैं, पर्पस नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है, वेरियस सोर्स ऑफ डिटेल्स वगैरह दी जाती हैं, जैसे बैलेंस शीट्स वगैरह हैं आपकी, या ये लगा लो कि जो आपकी इनकम ऑफ द स्टेटमेंट करंट पीरियड्स की है, या कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस जो आपके नीचे आती हैं जिनको आप डबल साइड में पोस्टिंग करते हैं। कैश फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, फाइनेंशियल से है, उन सभी को किया जाता है। नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो कैश में होता है उसको भी आप कंसीडर करते हैं। रिकनसाइलेशंस ऑफ द बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, जो भी आपका बैलेंस होता है उसको भी आप यहाँ कंसीडर कर चलते हैं। और वर्किंग नोट क्या है कि वो कहते हैं नीचे आप वर्किंग नोट में भी दे के चलते हैं कि मैंने ये जो रिस्पेक्टेड जो परचेज़ ऑफ सेल ऑफ असेट्स है या इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल है, इनको मैंने इस तरह से किया है, उसकी प्रॉपर आप एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ द कैश फ्लो। कैश फ्लो जो है वो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट से, और तीसरा होता है फाइनेंस। इसको OIF भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से जो कैश जनरेट होता है उनको हमने तीनों को अलग अलग पढ़ना है। वो कहता है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आपको मिलता है वो कैश आपका किस तरह से ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं कैश रिसीव अगर होता है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स वगैरह हैं या जो आपका सेल है उसको कैश इनफ्लो बोला जाता है। कैश अगर आपने रिसीव किया रॉयल्टी से, फीस से, कमीशंस या अदर कोई भी रिवेन्यू है तो उसको भी आप कैश इनफ्लो बोलेंगे। अगर आपने किसी गुड्स या सर्विसेज की प्रोवाइड की है पेमेंट वगैरह, या कोई भी आपने पेमेंट किया है बिहाफ पर अपने एम्प्लॉयज़ की, या कोई भी आपने पेमेंट की है किसी इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम क्लेम या एन्युटी वगैरह में, या कैश पेमेंट की है आपने इनकम टैक्स वगैरह में, या कोई भी आपने और कोई पेमेंट की है स्वैप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में, तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, जो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपने ये परफॉर्मा देखना है कि आपने ओपनिंग बैलेंस जितना हो कैश का, क्लोजिंग बैलेंस जितना हो, कैश रिसीव आपने कस्टमर से कितना किया, टोटल सेल कितनी थी, उसका ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग कितना था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, उसमें स्टॉक एट द एंड क्या है, बिगनिंग क्या है, लेस किया, परचेज ऐड कर दी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैश पेड बाय सप्लायर्स जो है, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, कैश जनरल फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है, इनकम टैक्स पेड, और जो आपका फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो हैं आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जितनी भी होती हैं उनका जो भी उससे कैश जनरेट होता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर ली जाती हैं। कैश इनफ्लो जो फ्रॉम सेल जो होता है वो कहता है कैश इनफ्लो सेल से होता है, कैश सेल प्लस कैश कलेक्शन फ्रॉम जो डेटर्स वगैरह हैं उनसे, या सेल जो है ओपनिंग डेटर्स हैं या आपका BR है उसमें से क्लोजिंग डेटर्स को माइनस कर दिया, क्लोजिंग BR को माइनस कर दिया। आउटफ्लो जो होता है वो होता है परचेज से, या आपने कोई ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं या आपके ओपनिंग जो है BP हैं उनको आपने माइनस करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग BP। उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर अगर आप दे रहे हैं तो उसमें कैश परचेज प्लस कैश पेड टू क्रेडिटर आ जाता है। कैश आउटफ्लो ऑन द एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, कहते हैं कैश आउटफ्लो ऑफ द एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस प्लस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड आ जाता है। उसके बाद वो कहते हैं सपोज द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी। वो कहता है सैलरी एक्सपेंसेस 40,000, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 5,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज 10,000।
अगर हम देखें तो 40,000 प्लस 5,000 माइनस 10, 35,000 क्या है आपका कैश का आउटफ्लो है सैलरी का, ठीक है। मीन कितना आया वो आ गया, जितना चला गया उसको माइनस कर दो, जो पहले था वो निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये बाकी का हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।